नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कृषक समाज और जनजातीय समाज। अब इसी वीडियो पर हम देखेंगे जनजातियों की कुछ प्रमुख समस्याएं, क्या क्या उनकी समस्याएं थी। जैसे कि परिस्थिति शास्त्रीय समस्याएं, ये भी एक जनजातियों की समस्या बनी हुई थी। जैसे वन्य जातियों की जितनी भी समस्याएँ हैं, इन समस्याओं में मौलिक समस्याएँ परिस्थितियों से संबंधित है। वे घने जंगलों और पहाड़ों में निवास करते थे। उनका जीवन ठीक उसी प्रकार ही होता था जिस प्रकार वन मानुष का होता था। यहाँ संपर्क तथा आवागमन के साधनों की कमी के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। ये प्रकृति ही उनके जीवन का एक सहारा होती है। वे इसी प्रकृति की गोद में जन्म लेते, पलते हैं, बड़े होते हैं, क्रियाओं का संपादन करते हैं तथा अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है भोजन, वस्त्र, आवास, दवाई तथा इसी प्रकार की अन्य समस्याओं का जन्म होता है। दूसरा है आवास समस्या, जहाँ रहने की व्यवस्थाएं, ये भी एक समस्या है। वन्य जातियों की दूसरी बड़ी समस्या है, ठीक है। जो जनजातियों की दूसरी बड़ी समस्याएं थी वो क्या थी? मकान की समस्या। मकान घास फूस, लकड़ी और मिट्टी के बने होते थे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मकान अत्यंत ही हानिकारक होते थे, अत्यंत ही छोटा होता था। इसमें प्राय एक कमरा होता था, वह भी अत्यंत ही संकरा और छोटा होता था। खिड़कियों की पूरी तरह अभाव पाया जाता था। मकानों में समुचित रूप से हवा और रोशनी का अभाव होता था। एक ही कमरे में घर में खाना पीना, सोना, जीना, मरना सब उसी में ही होता था। एक ही रूम होता था। घरों में गंदगी भी पर्याप्त मात्रा में रहती थी। इस सब का परिणाम ये होता है कि अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता था। वहीं तीसरा है वस्त्र भाव की समस्या, पहनने, ठीक है। वन्य जातियों या जनजातियों के सामने वस्त्र प्राप्त करना भी एक समस्या होती है। इसका कारण है कि उनके पास जितना पैसा नहीं होता है जिससे कि वस्त्र खरीद सके। बच्चे प्राय नंगे ही रहते थे। अधिकांश आदिवासी लंगोटी से ही अपना जीवन व्यतीत करते थे और सारा शरीर खुला ही खुला रहता था। स्त्रियां मोटे कपड़े की धोती का प्रयोग करती है। संपन्न घरों की औरतें ब्लाउज का भी प्रयोग करती है और जो भी कपड़े पहनते हैं वे फटे, गंदे आदि प्रकार के होते थे। खाद्य सामग्री की समस्याएं, ठीक है। खाद्य सामग्री की समस्याएं, खाद्य सामग्री भी वन्य जातियों का एक प्रमुख समस्याएं हैं। इस दृष्टि से ये आज भी आखेट और पशुपालन करने की अवस्था में रह रहे हैं। जंगली फलों, जड़ों, छालों और पत्तियों का प्रयोग खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। जंगली जानवरों का शिकार करके भी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अनेक पारिवारिक ऐसे होते हैं जिन्हें गरीबी के कारण भोजन मिलना भी एक समस्या है। वे मोटा अनाज खाते हैं। खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्वों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याएं थी खाद्य सामग्री के अंतर्गत। ऋणग्रस्तता की समस्याएं, ऋणग्रस्तता की समस्याएं जो जनजातीय अज्ञान, निर्धन और भले होते थे, इनके सरल स्वभाव का लाभ अनेक व्यापारी, साहूकार तथा अन्य ऋण के बोझ चालाक व्यक्ति उठाते थे। प्राय प्रत्येक परिवार ऋण से दबा हुआ होता है। इनमें से अधिकांश ऋण पुश्तैनी होती है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी होता रहता था। सूदखोरी एक ऐसा कारण है जिससे वह जनजाति कभी भी अपने ऋण से मुक्त नहीं हो पाते। तो इस प्रकार की ऋणग्रस्तता की समस्याएं भी बनी हुई थी। झूम कृषि, झूम झूम कर कृषि करना, मतलब कि एक स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान। इस प्रकार की खेती में 26 लाख वन्य जाति जो है व्यक्ति लगे हैं। खेती का तरीका अत्यंत ही प्राचीन और पिछड़ा हुआ है। झूम खेती से जंगल और ज़मीन दोनों की बर्बादी होती है। इससे पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसमें खाद्य समस्या सामने आती है। आज झूम पद्धति से की जाने वाली कृषि अत्यंत ही हानिकारक है और इससे अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। जंगल से संबंधित समस्याएं, आदिवासी जो है ना मनमाने तरीके से जंगलों को काट देते हैं। आज इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही ठेकेदार को जंगल की लकड़ी ठेके पर बेच देते हैं। अतः ठेकेदार इन वन्य जातियों का शोषण भी करते थे और कम मजदूरी पर कठिन काम लेते थे। तो इस प्रकार जंगल से संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न हुई। औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं, देखिए औद्योगिक श्रमिक
जहाँ पर आधुनिकीकरण का विकास होने लगा। नगरीकरण और औद्योगिकरण का परिणाम हुआ कि सभ्यता से दूर रहने वाली जनजातियों को भी उद्योग के संपर्क में आना पड़ा। जो जनजाति सभ्यता से दूर रहते थे उन्हें भी क्या है, उद्योग के संपर्क में आना पड़ा। इसमें बागान उद्योग, खान उद्योग और कारखाना उद्योग प्रमुख है। इन उद्योगों ने वन्य जातियों की समस्याओं को भी भीषण बना दिया। ठीक है, व्यक्तियों को लालच देकर इन्हें औद्योगिक कार्यों में लगा लिया, किंतु इन श्रमिकों ने ना तो वेतन ही दिया जाता था और ना ही उसे रहने खाने पीने की कोई व्यवस्था बराबर दी जाती थी। बहुत काम कराकर उसे एक छोटा सा मूल्य दे दिया जाता था, जहाँ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी बराबर नहीं हो पाता था। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जहाँ पर जनजातियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म और विकास हुआ। इनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हुआ, जैसे कि अत्यधिक बीमारियां, हैजा, चेचक प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जनजातियों अनेक प्रकार की क्षेत्रीय बीमारियों से भी पीड़ित ग्रसित होते थे। चिकित्सा का अभाव था, और जैसे कि वन्य जनजातियों में भी अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते थे, उन्हें चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता था। परंपरागत चिकित्सा पद्धति में विश्वास करते थे, क्योंकि वो सब वेद बैगा तबीयत खराब होने पर इन लोगों के पास जाते थे, और कहीं पर भी मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी। डॉक्टरों को न जानते थे, न पहचानते थे, उन पर विश्वास भी नहीं करते थे। हालांकि उस समय डॉक्टर का तो देखा ही नहीं जाता था, सब बैगा के ऊपर विश्वास करते थे। शिक्षा संबंधी समस्याएं, शिक्षा को लेकर भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। अशिक्षा वन्य जातियों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। यह अशिक्षा अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। अशिक्षा ही एक ऐसा कारण है जिसे अनेक जीवन में अनेक प्रकार के कुप्रथाओं को जन्म देता है। इसके साथ ही प्रत्येक वन्य जातियों सदस्यों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा का उद्देश्य होता था कि समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना, लेकिन आधुनिक शिक्षा का परिणाम ये हो रहा है कि वे अपनी जो संस्कृति की अपेक्षा घृणा की दृष्टि से देखते थे और उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसका परिणाम ये होता है कि अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता था। धार्मिक समस्याएं थी। वन्य जातियों के जीवन में दो धर्मों का प्रमुख प्रभाव पड़ा, ईसाई और हिंदी। ठीक है, धार्मिक समस्याओं के अंतर्गत जो जनजातियों के जीवन में दो धर्मों का प्रमुख प्रभाव पड़ा, एक हो गया ईसाई और एक हो गया हिंदू। हिंदू धर्म का प्रभाव उन जनजातियों पर पड़ा जो गांव में अन्य जातियों के साथ निवास करती है। इसके विपरीत क्या होता है ना, ईसाई धर्म का प्रभाव उन जनजातियों पर अधिक पड़ा जो सभ्यता से दूर, ठीक है, जो सभ्यता से दूर थे, जो जंगलों और पहाड़ों में निवास करती थी। आज जनजातियों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या धर्म परिवर्तन की है। अनेक जनजातियाँ शीघ्रता से ईसाई धर्म को अपनाती जा रही है। यही कारण है कि जनजातियों में अनेक धार्मिक आंदोलन चल पड़े हैं और धार्मिक भेदभाव का विकास होता जा रहा है। इससे जनजातीय समुदाय की जो एकता समाप्त होती जा रही है और पारिवारिक तनाव, भेदभाव, विघटन आदि अनेक प्रकार की समस्याओं का विकास होता जा रहा है। ये हो गए धार्मिक समस्याएं। स्त्रियों की स्थिति, जनजातियों की स्त्रियों की समाज में अच्छी स्थिति नहीं होती थी। उन जनजातियों में जो मातृसत्तात्मक महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी है, किंतु मातृसत्तात्मक परिवार अत्यंत ही सीमित है। अधिकांश वन्य जातियों में पिता की परिवार में सत्ता होने के कारण स्त्रियों की स्थिति में अत्यंत ही दयनीय स्थिति होती है। वे शिक्षा से दूर रहती है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहती है, नवीन विचारों से दूर रहती है, और यही कारण है कि रूढ़ियों, प्रथाओं और परंपराओं में चिपटी रहती है। तो ये हो गया जनजातियों की अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आई। आवास समस्याएं, शास्त्रीय समस्याएं, वस्त्र भाव की समस्याएं, ऋणग्रस्तता की समस्याएं, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि की समस्याएं। तो ये जनजातियों की समस्याएं थी। अब हम देखते हैं जनजातीय समाज और कृषक समाज, उसमें समानताएं और भिन्नताएं क्या क्या थी। ठीक है, जनजातीय समाज एवं कृषक समाज में कौन कौन सी समानताएं थी, कौन कौन सी भिन्नताएं थी, इसको देखते हैं। जैसे कि एक जनजाति का सामान्यतः एक निश्चित भूभाग होता है। ठीक है, पहला नंबर हम देखते हैं, एक जनजाति का सामान्यतः एक निश्चित भूभाग होता है जहां उसके सदस्य निवास करते हैं और साथ ही उनमें दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास होता है। जबकि कृषक समाज की किसी जनजाति समाज के समान एक निश्चित भूभाग नहीं होता है। कृषक समाज का किसी निश्चित भूभाग नहीं होता है। कृषक समाज के लोग विभिन्न गाँवों में फैले होते हैं, अर्थात कृषक समाज का फैलाव क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है।
ठीक है। दूसरा हो गया, जनजातीय समाज के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक जनजाति के सदस्य सामान्यतः अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। ठीक है, जनजातीय समाज के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक जनजाति के जो सदस्य होते हैं सामान्यतः अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं, अर्थात उनमें अंतर विवाह का नियम प्रचलित करते हैं। कृषक समाज तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी विविधीकृत प्रकार का समाज होता है। विभिन्न जातियों के लोग पाए जाते हैं। इनमें प्रत्येक जाति या उपजाति अंतर विवाह के नियम का भी पालन किया जाता है। तीसरा है, जनजातीय समाज के अंतर्गत प्रत्येक जनजाति की अपनी सामान्य संस्कृति होती है। ठीक है, जनजातीय समाज के अंतर्गत प्रत्येक जनजाति की अपनी सामान्य संस्कृति होती है। उनके रीति रिवाज, लोकाचार, धर्म, जादू, संगीत, खान पान, भाषा और विश्वासों आदि में समानता भी पाई जाती है। जबकि कृषक समाज एक विस्तृत समाज का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, कृषक समाज एक विस्तृत समाज का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है और उससे संबंधित लोग की अपनी एक विशिष्ट लोक संस्कृति है और अपना एक धर्म और देवी देवता होता है जो धार्मिक विश्वास होता है। चौथा है, जनजातीय समाज के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में स्वयं सक्षम है। शिकार, फल फूल एकत्रित करके, पशुचरण, गृह, मुर्गी पालन, सुअर पालन, सभी कुछ क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटा लेते हैं। वहीं कृषक समाज किसी समय जजमानी प्रथा प्रचलित थी। कृषक समाज में विभिन्न जातियों के लोग अपने जातिगत व्यवसाय को करते हुए एक दूसरे को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुएं उपलब्ध कराते हुए और बदले में फसल के समय अनाज आदि प्राप्त करते थे। अब जजमानी व्यवस्था तो करीब टूट ही चुकी है। पांचवा है, जनजातीय समाज के अंतर्गत प्रत्येक जनजाति का अपना एक स्वयं का राजनीतिक संगठन होता है। इसमें एक वंशानुगत मुखिया होता है। उसकी सहायता के लिए लोगों की एक परिषद होती है। ये लोग क्या होता है, परंपराओं का पालन कराने, नियंत्रण बनाए रखने, नियमों का उल्लंघन करने वाले के लिए दंड व्यवस्था करते थे। कृषक समाज का क्या होता है, अपना इस प्रकार का कोई राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। कृषक समाज के अंतर्गत आने वाली जो विभिन्न जनजातियाँ थे, जाति पंचायत अवश्य ही रहती थी जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से कार्य करती थी। जनजातीय समाज से संबंध लोग साधारणतया पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों या पठारी भागों में भी निवास करते रहे। इसके फैलाव का क्षेत्र सीमित है। कृषक समाज का भौगोलिक फैलाव काफ़ी विस्तृत है। ये देश के सभी गांवों तक विस्तृत होते थे। प्रत्येक जनजाति का अपना एक नाम होता था, जिसके आधार पर उस जनजाति के जो लोग पहचाने जाते थे। कृषक समाज का इस प्रकार कोई विशिष्ट नाम नहीं होता था। ठीक है, जनजाति का जिस प्रकार एक विशिष्ट नाम होता था, वहीं कृषक समाज का कोई एक विशिष्ट नाम नहीं होता था। इतना अवश्य है कि कृषक समाज से संबंधित विभिन्न गाँव के अपने अपने नाम होते थे। ठीक, गाँव के अपने अपने नाम होते थे। तो इस प्रकार ने हमने इस वीडियो में देखा और इसके जो 3 वीडियो बने, ठीक है, जहाँ पर हमने कृषक समाज उसकी विशेषताओं को देखा, जहाँ जनजातीय समाज परिभाषा विशेषताओं उसके लक्षणों को देखा, फिर उसके वीडियो में जनजातियों की प्रमुख समस्याओं को देखे और हमने कृषक समाज और जनजातीय समाज इन दोनों में समानताएं और भिन्नताओं के भी देखे। तो इस प्रकार हम और भी वीडियो लेकर आएंगे और आप इस तरह देखते रहिएगा। धन्यवाद।